हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। इससे पहले की वीडियो में हमने विलियन के बारे में समझा था और उसके प्रकारों को समझा था और सांद्रता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना था और उनके न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन के बारे में प्रैक्टिस की थी। तो अब इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोल अंश के बारे में बताऊंगी कि मोल अंश क्या होता है, ठीक है। और ये 12th क्लास के लिए 11th क्लास के लिए दोनों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं मोल अंश से। मोल अंश क्या होता है? तो मोल अंश क्या है, जैसे आपने ये यहाँ पे कोई बीकर लिया, ठीक है। आपने कोई बीकर लिया यहाँ पे, तो बीकर लेने के बाद इसमें आपके दो अवयव प्रेजेंट हैं, ए और बी। अगर आपको इसका मोल अंश निकालना है तो इसके मोलों को ऊपर रखोगे, बाकी दोनों के मोलों को नीचे रखोगे। जैसे अवयव का मोल अंश बराबर क्या होता है? अवयव के मोलों की संख्या बट्टे विलयन में सभी मोलों की कुल मोलों की संख्या। जैसे हमें मोल प्रभाज निकालना है ए का, तो मोल जो होंगे ए के वो ऊपर आ जाएंगे, बाकी दोनों के जो मोल होंगे वो कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर हमें मोल प्रभाज निकालना होगा बी का, तो क्या होगा? बी के मोल ऊपर आ जाएंगे, बाकी दोनों के मोल जैसे इसमें नीचे आए हैं वैसे ही इसमें भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और आपको एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में MCQs पैटर्न पे पूछा जाता है कि मोल प्रभाज ऑफ ए और मोल प्रभाज और बी का कितना होता है, इन दोनों का सम कितना होता है, जोड़ कितना होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है एक होता है, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कि कैसे ये एक होता है। तो हमने क्या करा, ज़ाई ए एंड ज़ाई बी को ऐड किया। आपको पता है ये NA मतलब मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ ए और बी दोनों नीचे आ गए। फिर ये बी के जो मोल प्रभाज थे वो लिख लिए। अगर आपका हर सेम होता है, मतलब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो एक ही टर्म आ जाती है और ऊपर वाले जो नंबर्स होते हैं या जो भी डिजिट्स होती हैं या जो भी अल्फ़ाबेट होगी वो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वही किया हमने, इससे ये कैंसिल हो गया। और अगर इससे पूरा कैंसिल हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक। तो जो मैंने आपको भी बताया था कि ज़ाई ए प्लस ज़ाई बी का जो सम होगा वो कितना आएगा? एक। या फिर मोल प्रभाज ऑफ ए या मोल प्रभाज बी का किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, मैंने आपको ये मोल प्रभाज इसलिए बताया, पहले तो ये आपके टॉपिक का हिस्सा है। दूसरा, आपको हमें पढ़नी है मोल संकल्पना, और आगे की चीज़ें समझने के लिए मोल संकल्पना समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे क्लास 11th का टॉपिक है। अगर आप 12th क्लास के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप 11th में ये वीडियो को पढ़ के आए होंगे या ये टॉपिक को आप पढ़ के आए होंगे। फिर मैं आपको समझाती हूँ इसके बारे में। जैसे एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमने बोला 1 AMU है, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है इसलिए इसको 1 AMU इसका द्रव्यमान है या फिर 1 U है। और इस AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिट मास ऑफ एटम। किसी भी एक एटम का यूनिट मतलब एक मास, इकाई मास, ठीक है। अब क्या होता है कि मोल, ये जो संकल्पना है मोल संकल्पना या फिर ये हाइड्रोजन है, इनके द्रव्यमान की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि हमारे आइसोटोप होते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, समभारिक और क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक, तीन चीज़ें आपने पढ़ी होंगी अपने उसमें। हाँ, तो आपने तीन चीज़ें पढ़ी होंगी, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। क्लास 11th में हम पढ़ के आते हैं इन चीज़ों के बारे में। तो जैसे हमारा ये 1H1 है, 1H2 है और 1H3 है। अब हम कैसे पता लगाएंगे कि इसका जो एटॉमिक वेट है या भार है वो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा? तो नहीं पता लगा सकते ना, क्योंकि इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। पीरियोडिक टेबल में हमें सिर्फ हाइड्रोजन लिख के देते हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला गया, औसत निकाला गया इन तीनों का। तो जो औसत निकल के आया 1.008 होता है। हम लिखते एक ही हैं क्योंकि इस पॉइंट के बाद इतने छोटे नंबर है कि इनका फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए हम इसको 1 AMU लिख देते हैं। वैसे हीलियम का हम देखेंगे तो 4U, कार्बन का 12 AMU, ऑक्सीजन का 16 AMU। तो एक मोल क्या है? एक मोल है कि कितने उसमें पार्टिकल प्रेजेंट है, कितने 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल जो होते हैं वो एक मोल में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम एवोगैद्रो संख्या भी कहते हैं। अगर हमसे कोई बोले कि एक मोल कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान बताओ, तो तुम कितना बताओगे? एक मोल कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान, एक मोल में कितने एवोगैद्रो नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23।
कार्बन का कितना होता है, जो द्रव्यमान होता है वो 12 होता है ना। तो इस 12 को क्या करेंगे हम 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 1 मोल में कार्बन का ग्राम में द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। और कैसे निकलेगा ये मैं आपको बताती हूँ। 6.022 इंटू 10⁻23 था, ये तो ऐसे ही आया, ये 12 ऐसे ही आया। अब इसको हम 12 इंटू 1 लिख सकते हैं ना, जो 12 है उसको हम 12 गुणा 1 भी तो लिख सकते हैं। तो ये एक AMU होता है, जो इसका ग्राम में जो भार होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻24। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये जो एक AMU है ये क्या है, एक प्रोटॉन का ही तो भार है। इलेक्ट्रॉन का क्यों नहीं लेते हम, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है, इस वजह से हम प्रोटॉन का ले लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लेजिबल है, ना के बराबर है वो, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोटॉन का लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रोटॉन या फिर एक AMU कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। तो हमने एक AMU की जगह पे 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम लिखा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरे को, तो जो हमारा आंसर निकल के आता है वो कितना आता है, 12 ग्राम निकल के आता है। तो अगर हमसे कोई वैसे पूछे कि 1 मोल में कार्बन कितने ग्राम होगा, कार्बन जो होगा वो कितने ग्राम होगा, तो आपने 12 में AMU को हटा के इसके पीछे क्या करना है, ग्राम लगा देना है, सिंपल सा। वो तो अभी हमें समझना था, तो हमने इतनी सारी कैलकुलेशन को समझा, तब हमने आंसर निकाला 12 ग्राम। लेकिन अब आपको जब एग्ज़ाम में आएगा तो इस चीज़ को डायरेक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हमें कोई एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान बोले तो 16 AMU, 1 मोल ऑक्सीजन का ग्राम में द्रव्यमान बोले तो मैंने क्या कहा, AMU हटाना है, उसकी जगह पे ग्राम लिख देना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है मोलर द्रव्यमान क्या होता है। मोलर द्रव्यमान क्या है, किसी पदार्थ के 1 मोल का ग्राम में जो द्रव्यमान है वही क्या है, उसका मोलर द्रव्यमान भी है। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमसे बोला है कि 96 ग्राम ऑक्सीजन में O2 के कितने मोल होते हैं। ठीक है, कितने मोल होंगे O2 के, तो 1 मोल O2 का ग्राम में द्रव्यमान कितना, एक ऑक्सीजन का कितना था, 16। अब ये O2 बोल रहे हैं तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब 32 ग्राम ऑक्सीजन में मोलों की संख्या, मतलब 1 मोल जो है वही तो है हमारा ये 32 ग्राम जो इन्होंने बोला है। अब हमें कितने के लिए निकालना है, 96 ग्राम के लिए निकालना है। 32 ग्राम ऑक्सीजन तो 1 मोल के बराबर हो गया। अब हमें जो बचपन में हम यूनिटरी मेथड पढ़ते हैं, या फिर जिसको हम एक एक नियम कहते हैं, अपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इस 32 ग्राम का 1 मोल दे रखा है, तो अगर हम 1 ग्राम निकालें तो क्या करेंगे, 32 अपॉन में चला जाएगा 1 के, तो कितना आ जाएगा, 1/32 ग्राम। लेकिन हमें 1 ग्राम के लिए नहीं निकालना, हमें कितने के लिए निकालना है, 96 ग्राम के लिए निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 96 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको पता है मैथ्स में क्या होता है, अगर आप इक्वल के इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 96 से, तो आप क्या करोगे, इस साइड भी 96 से मल्टीप्लाई करोगे। तो नेक्स्ट लाइन पे 96 ऑक्सीजन में मोलों की संख्या निकालने के लिए हम 1/32 को 96 से गुणा कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 मोल आएगा। तो इसका मतलब क्या समझे कि 96 ग्राम ऑक्सीजन में जो O2 के मोल हैं वो कितने मोल निकल के आए, आपके 3 मोल निकल के आए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये बहुत जगहों पे लगेगा। जैसे कि आपने अभी जो मोल प्रभाज पढ़ा, मोल प्रभाज में भी मैंने आपका लिखा था ना, अगर हम जाई A निकाल रहे हैं तो A के मोल बट्टे A और B दोनों के मोल, तो ये जो मोल है ये निकालना आना चाहिए। तो मोल कैसे निकलते हैं, पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बट्टे उसका जो मोलर द्रव्यमान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, या उसी को हम मोल कहते हैं। तो पहले हम मोल निकालना सीखेंगे कि हम मोल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मैंने इसलिए लिया यहाँ पे थाइलिन ग्लाइकोल वाला क्वेश्चन। पहली बात तो ये NCERT का है, दूसरा ये PYQ है, और तीसरा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये पता होना चाहिए कि थाइलिन ग्लाइकोल होता क्या है। तो थाइलिन ग्लाइकोल होता है C2H6O2। ठीक है, इसमें मोल अंश की गणना करनी है यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। ठीक है, तो अब निकालते हैं विलयन कितना हो गया। विलयन अब कुछ नहीं दे रखा है, तो हम एक एथाइलिन ग्लाइकोल ले लेंगे और एक पानी ले लेंगे। तो एथाइलिन ग्लाइकोल 20 है, तो ये हो गया हमारा
और जो पानी है, अब 100 में से 20 ये है तो 80 ये होगा, तो ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये हो गया हमारा विलायक। ठीक है, तो द्रव्यमान हमें 20% दे रखा था। कैसे निकालेंगे, मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बताया था कि जिसके मोल अंश निकालने होते हैं उसके मोल को ऊपर रखते हैं, बाकी दोनों के मोलों को नीचे लिखते हैं। तो ग्लाइकॉल के मोल और पानी के जो मोल होंगे वो नीचे आ गए, और ग्लाइकॉल का जो मोल निकालना था, जिसका निकालना होता है, उसको क्या रख लेते हैं, ऊपर रखते हैं। तो सबसे पहले हमें मोल निकालने हैं, तभी तो हम मोल प्रभाज या फिर मोल अंश निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम ग्लाइकॉल के मोल और पानी के मोल दोनों निकालते हैं। तो ग्लाइकॉल के मोल निकाले, उसका सूत्र क्या था, ग्लाइकॉल का द्रव्यमान बटे ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान हमने मान लिया 100 है। 100 में से जब 20 हमारा ग्लाइकॉल है तो बचा हुआ विलायक जो होगा वो क्या होगा, 80। मतलब टोटल जो था इन दोनों का जो सम है वो पूरा 100 है। ये 20 है तो ये कितना होगा, 80 होगा ना। माइनस करके पता लगा सकते हैं इसको हम, 100 में से 20 को माइनस कर दिया तो 80 जो था वो हमारा क्या निकल के आ गया, विलायक निकल के आ गया। ठीक है, अब ग्लाइकॉल का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12। 2 है तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। 6 है तो 6 × 1 प्लस ऑक्सीजन का है 16 और 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सबको ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके तो तुम्हारा टोटल द्रव्यमान आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। ठीक है, वैसे ही हमने H2O का निकाला, 2 × 1 + 16, दोनों को ऐड किया तो हमारा आ गया 18 ग्राम पर मोल। तो अब हमें निकालने हैं ग्लाइकॉल के मोल और पानी के मोल। फॉर्मूला क्या था, ग्लाइकॉल के मोल निकालने हैं, तो ग्लाइकॉल के मोल का फॉर्मूला था उसका द्रव्यमान ग्लाइकॉल का अपॉन मोलर द्रव्यमान। ग्लाइकॉल का द्रव्यमान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 20% और टोटल हमारा 100% था, तो इसको हम ले लेते हैं 20 ग्राम। तो 20 अपॉन अभी हमने 62 निकाला, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर 0.322 आएगा। कैलकुलेशन के लिए आपको फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पेपर में आपके फ़ोन नहीं आएगा, उस समय आपको खुद से ही कैलकुलेशन करनी है, तो उस समय कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से आपको खुद से कैलकुलेशन करके देखनी है। वैसे ही पानी के मोल निकालें तो 100 में से 20 तुम्हारा ग्लाइकॉल है तो 80 क्या होगा, पानी होगा। तो 80 ऊपर, उसके मोलर द्रव्यमान नीचे, काटोगे तो 4.44। अब ग्लाइकॉल का मोल अंश निकाला, तो उसके मोल अंश निकालने के लिए ग्लाइकॉल का ऊपर आएंगे ग्लाइकॉल के मोल 0.322 और बाकी दोनों के मोल ऐड करके नीचे। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 0.068। अब तुम्हें पता है जब ये दोनों मोल हैं तो मोल से मोल कट जाएगा, तो ये जो मोल अंश होता है ये आपका क्वेश्चन आता है, ये कैसी क्वांटिटी, मतलब इसकी यूनिट क्या है, तो ये यूनिट लेस है, मतलब मात्रक विहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मोल अंश या फिर मोल प्रभाज्य है वो मात्रक विहीन है। ठीक है, अगर कोई हमसे यहाँ पे पानी का मोल अंश निकालने को कहे तो इसकी दो चीज़ें हैं। एक तो पानी का मोल अंश हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पानी के मोल ऊपर बाकी दोनों के मोल नीचे करके सॉल्व कर लो, तब भी निकल सकते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि XA या फिर XAI और XAI B का सम 1 होगा। जब तुम्हारा XAI 0.068 आया है तो यहाँ पे से क्या करो, =1 रख दो इसको। ठीक है, और ये XAI B निकालना है तो इसको इक्वल टू के इधर ले जा लो, तो XAI B = 1 - 0.068 माइनस कर दोगे तो XAI B तुम्हारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन आपकी करी हुई है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 1 विलियन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला है, तो बेंजीन के मोल अंश की गणना करो। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। आपको जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है इस चीज़ को। ठीक है, बेंजीन का द्रव्यमान, अब बेंजीन सबसे पहले, तो जो बेंजीन है वो सबसे पहले क्या है, हमारा विलेय है, क्योंकि वो 30% ही प्रेजेंट है। विलियन टोटल जो होगा, टोटल विलियन कितने ग्राम का होगा, 100 ग्राम का। और जो विलायक है जिसमें इसको घोला गया है, और वो विलायक क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्रा मतलब 4, क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो 100 में से 30 माइनस कर दोगे, यानी कि 70 ग्राम, 70 ग्राम जो है वो तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, ओह शिट, 1 मिनट, हाँ मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ। मैंने क्या बताया, जो विलेय है
विलेय जो है वो क्या है, ग्लूकोज है, और ग्लूकोज 30 ग्राम है। और जो आपका विलयन है वो टोटल 100 ग्राम का है। तो जो आपका विलायक होगा वो कैसे निकलता है, 100 में से 30 माइनस कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, 70 ग्राम। ठीक है। अब तुमसे बोला है कि मोल अंश निकालो, किसके, मोल अंश निकालने हैं आपको, किसके, बेंजीन के। तो बेंजीन के मोल अंश निकालने के लिए बेंजीन के मोल आपको ऊपर रखने पड़ेंगे और नीचे दोनों के मोल आ जाएंगे, किस किस के, बेंजीन के मोल प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl के मोल। तो इसके लिए हमें पहले मोल निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले हम बेंजीन के देखते हैं, बेंजीन के मोल। बेंजीन के मोल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले बेंजीन का द्रव्यमान जो दे रखा है अपॉन में उसका मोलर द्रव्यमान। तो जो बेंजीन का द्रव्यमान है वो आपको 30 दे रखा है। मोलर द्रव्यमान, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो 6 × 12 + 6 × 1, तो 30, 12 6 कितना हो जाएगा, 72 + 6 कितना हो जाएगा, ये 30/78। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे पॉइंट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम निकालेंगे पानी के मोल, सॉरी CCl4 के मोल। CCl4 जो आपका विलायक है, तो इसके द्रव्यमान ऊपर, नीचे मोलर द्रव्यमान CCl4 का। ठीक है। तो इसके द्रव्यमान कितना है, 70, और CCl4 कार्बन 12 हो गया, क्लोरीन 35.5 होता है और 4 है। तो वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। 12 प्लस मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 35 × 4, 4 पंजे 20, 22, 14, तो आपका आ रहा है 142। फिर इसे ऐड कर दोगे 70/2 और 2 4, 4 और 2 6, इतना, ये भी पॉइंट में निकलेगा। तो जो भी आपके यहाँ पे आंसर आएंगे तो आपको क्या करना है, मोल अंश या फिर मोल प्रभाज निकालने के लिए ये आपको खुद से करना है। मैं आपको बस यहाँ पे हिंट दे देती हूँ, फिर इसका आंसर आप मुझे बताएंगे अगली वीडियो में, या अगर आपको नहीं आएगा तो पूछ लेना, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। तो ये जो मोल आए होंगे, इसके जो मोल आए होंगे, किसके, बेंजीन के जो मोल होंगे उनको लिख दोगे। बेंजीन के जो मोल होंगे, जो भी आपके मोल आए होंगे उनको ऊपर रखोगे। तो देख लेते हैं एक बार, या फिर इसको भी, बेंजीन के जो मोल आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, बेंजीन के मोल आ रहे हैं आपके 0.38। ठीक है। और इसके जो मोल हैं, मोल CCl4 के जो मोल हैं वो कितने आ रहे हैं, इनके मोल आ रहे हैं आपके 0.42। तो आपको क्या करना है, बेंजीन के मोल को ऊपर रखना है, बाकी दोनों के मोल को नीचे रख देना है। तो 0.38/8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 38/80। और अगर आपको इसको पॉइंट में लेकर आना है 38/40 कर लोगे तो 38/80, तो आपका आ जाएगा 0.75। तो ये क्या आ गए आपके मोल अंश या फिर मोल प्रभाज। अगर आपको यहाँ पे CCl4 का पूछा होता कि CCl4 के कितने मोल होंगे, CCl4 के कितने मोल होंगे, तो तब आप क्या करते, 1 में से C6H6 के जो भी मोल आए थे उसको माइनस कर देते, मतलब 1 - 0.475 करते। तो 1 में से इसको माइनस कर देते 0.475 को, जो भी आंसर आता 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 4 5, 0.525, ये आपके किसके मोल निकल के आ जाते, CCl4 के मोल निकल के आ जाते। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा, और बहुत बार ये PYQ में भी रिपीट होता है। आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड या अदर कोई भी बोर्ड हो, उसमें इम्पॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा होगा ये जो पेपर हुए थे आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या फिर मोल संकल्पना से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी।
और इसकी नोट्स बनाइए और प्रॉपर पढ़ाई कीजिए। आपको आगे की वीडियोस इसी पैटर्न में आगे को देखने को मिलेंगी, सारी ही वीडियोस, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।